नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जब माँ को बेटों की करतूत पता चली तो माँ ने ऐसा क्या कदम उठाया कि बेटों के पैरों तले जमीन निकल गई। कुलदीप जी कुछ दिनों पहले ही सरकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे। जब तक सेवा में रहे, अच्छा वेतन और सुविधाएं मिल रही थी। अब रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी रकम मिलने वाली थी और हर महीने की पेंशन अलग से आ जाती थी। कुलदीप जी और रेखा जी के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे सुमित और अमित बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत हैं। कुलदीप जी अपनी पत्नी रेखा के साथ मेरठ में 2 कमरों के एक छोटे से मकान में रहते थे। रिटायरमेंट के बाद से ही बड़ा बेटा सुमित अपने माता पिता को अपने साथ ले जाना चाहता था। सुमित बोला, माँ, पिताजी, अब आपका यहाँ रहना हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमारे साथ बेंगलुरु में रहिए। तो छोटा बेटा अमित जिद करता कि नहीं माँ पापा, आप मेरे साथ रहिए। बेटों की इस मान मनोहार पर रेखा जी फूले नहीं समाती थी। रेखा जी ने कुलदीप जी से कहा कि कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे बच्चे हमें अपने साथ रखने के लिए जिद करते हैं। लेकिन कुलदीप जी हमेशा एक ही बात कहते हुए उन्हें टाल देते थे कि जब तक हमारी जोड़ी सलामत है तब तक हमें यही रहने दो। यहाँ पर हमें अपनेपन का एहसास होता है। दूसरे शहर में लोग भी अजनबी होंगे तो हमें अटपटा सा लगेगा। रेखा जी का अपने बच्चों के साथ रहने का दिल करता था, लेकिन कुलदीप जी हंसते हुए कहते कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा फिर तो चाहे हंसकर या रोकर तुम्हें उनके साथ ही रहना पड़ेगा। इस बात पर रेखा जी नाराज हो जाती थी और कहती थी, आप हमेशा दुनिया छोड़कर जाने की बात क्यों करते रहते हैं? आप जानते हैं कि मेरे जीवन में केवल एक ही इच्छा है कि मैं इस दुनिया से सुहागन ही विदा होकर जाऊं। अभी कुछ दिन बीते थे कि दोनों बेटे और बहुएं वीकेंड में उनके घर पर आई। बातों ही बातों में दोनों बेटों ने रिटायरमेंट के पैसों की बात की। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि हम बेंगलुरु में किराए के मकान में रह रहे हैं। अपनी नौकरी से हमने अपने मकान बनाने के लिए काफी हद तक पैसा जोड़ लिया है, लेकिन फिर भी कुछ पैसा कम पड़ रहा है। तो हम चाहते थे कि रिटायरमेंट से जो पैसा मिलने वाला है वह पैसा आप हमें देकर हमारी मदद कर देते। 2 दिन बाद बेटे बेंगलुरु वापस चले गए, लेकिन उनकी बातों से कुलदीप जी सोच में पड़ गए। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ कि अगर बच्चे रिटायरमेंट के पैसे मांग रहे हैं तो देने में हर्जी क्या है? आज नहीं तो कल आखिर सब कुछ तो उनका ही तो है ना। रेखा जी ने कुलदीप जी को समझाते हुए कहा। कुलदीप जी व्यवहारिक बुद्धि वाले इंसान थे। वह भी से अपने हाथ काट कर बच्चों को नहीं देना चाहती थी, लेकिन रेखा, वह पैसे हमारे बुढ़ापे के लिए हैं। आए दिन हम अखबार में खबर पढ़ते रहते हैं और न्यूज़ चैनल पर भी देखते रहते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को किस तरह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। मैं जानता हूँ कि हमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारे बेटे ये नौबत नहीं आने देंगे, लेकिन वक्त का क्या भरोसा। रेखा जी, ऐसे फैसले भावुक होकर नहीं लिए जा सकते। कुलदीप जी ने रेखा जी को समझाया तो रेखा जी बोली, लेकिन जी, आप ये भी तो सोचिए कि हमारे बेटे लायक हैं। उन्होंने काफी हद तक पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब यदि उन्होंने मकान खरीदने का सोचा है तो क्या गलत कर रहे हैं वे लोग? माँ बाप होने के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि उनकी मदद करने का। और जहाँ तक रही हमारे खर्चों की बात, तो आपकी पेंशन से पूरा हो जाता है। रेखा जी के तर्क के आगे कुलदीप जी कुछ न बोल पाए। रिटायरमेंट के पैसे आधे आधे दोनों बेटों में बांट दिए। कुछ ही दिनों में बेटों ने बेंगलुरु में ही
अपने अपने फ्लैट खरीद लिए। देखते ही देखते 4 साल बीत गए, लेकिन अब रेखा जी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। उन्हें भूख लगनी बहुत कम हो गई। कुछ भी खाती तो उल्टी आ जाती। कुलदीप जी ने कितनी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, लेकिन रेखा जी टालती रहती। एक दिन कुलदीप जी ने महसूस किया कि रेखा जी का शरीर पीला पड़ता जा रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लगी है, तो ज़बरदस्ती उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा। रेखा जी की हालत गंभीर जानकर डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट होने की सलाह दी। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने तुरंत कुलदीप जी को अपने पास बुलाया। रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया वह दिल दहला देने वाला था। रेखा जी का लीवर खराब हो चुका था और बीमारी अपने अंतिम चरण पर थी। डॉक्टर ने 1 महीने के अंदर अंदर लीवर ट्रांसप्लांट करवा लेने की सलाह दी। डॉक्टर ने कहा यदि समय पर ऑपरेशन करवा लिया गया तो उनकी जान बचाई जा सकती है। ऑपरेशन का खर्च कम से कम 5 लाख रुपए आएगा। साथ ही लीवर का कुछ हिस्सा देने के लिए डोनर की भी जरूरत पड़ेगी। ये सब सुनकर जैसे कुलदीप जी के शरीर में जान ही ना थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को संभाले या मौत की दहलीज पर खड़ी अपनी पत्नी को। कांपते हाथों से उन्होंने दोनों बेटों को तुरंत फोन किया और जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा और लड़खड़ाते कदमों से रेखा जी के पास पहुंची तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा था कि रेखा को क्या जवाब दूंगा कि डॉक्टर ने क्या कहा। लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। डॉक्टर ने क्या कहा? रेखा जी के इस सवाल पर कुलदीप जी ने कहा, कुछ खास नहीं, लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, छोटा सा ऑपरेशन होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। कुलदीप जी की बातें सुनकर रेखा जी चुप तो हो गई, लेकिन उनके चेहरे की गहराती लकीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। रेखा जी की हालत को कुछ संभालने के बाद कुछ जरूरी दवाइयां लेकर उन्हें घर ले जाने को कह दिया गया और कुलदीप जी को निर्देश दिया गया कि जैसे ही पैसे और डोनर का इंतजाम हो जाए हॉस्पिटल में ले आए। जब बेटे घर आए तो कुलदीप जी ने रेखा जी की हालत के बारे में उन्हें बताया। बेटा, मेरा ब्लड ग्रुप तुम्हारी माँ के ब्लड ग्रुप से मिलता है और मैंने तो डॉक्टर से भी कहा था कि तुम्हारी माँ को मैं लीवर डोनेट कर देता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने ये कहकर मना कर दिया कि बुढ़ापे और कमजोरी के कारण मेरा लीवर डोनेट करने में जोखिम हो सकता है। बेटा, कल तुम दोनों हॉस्पिटल जाकर अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लो ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन का इंतजाम किया जा सके। और हाँ, डॉक्टर ने 5 लाख का खर्चा बताया है। बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा तुम दोनों को दे चुका हूँ। अब ऑपरेशन का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लीवर देने की बात सुनकर दोनों बेटे एकदम से घबरा गए, लेकिन अपने पिताजी के आगे कुछ न बोल सके और अगले दिन अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल चली गई, ये सोचकर कि क्या पता ब्लड ग्रुप मैच ही ना करे और यदि डोनर ही नहीं मिलेगा तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जब ब्लड चेक करवाया तो पता चला कि दोनों बेटों का ब्लड ग्रुप माँ से मैच करता है। ये बात सुनकर कुलदीप जी के दिल को कुछ तसल्ली हुई। तो बेटा, कब करवाना है ऑपरेशन? तुम दोनों में से जिसका भी अपनी माँ को लीवर देने का मन बनता है, जल्दी से अपनी ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो। कुलदीप जी की ये बातें सुनकर दोनों बेटों का दिल बैठा जा रहा था। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मेरा परिवार अभी तो शुरू हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और फिर ऑफिस का काम छोड़कर बैठ जाऊंगा तो परिवार कैसे चलेगा मेरा? आप बड़े भैया से कहिए माँ को लीवर देने के लिए। कहते हुए छोटे बेटे ने अपना पल्ला झाड़ लिया। कुलदीप जी ने बड़े बेटे की तरफ देखा तो बड़ा बेटा भी
आंखें चुराते हुए बोला, पिताजी, मैं भी चाहता हूँ कि वह जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर आ जाए, लेकिन जब मैंने आपकी बहू से बात की तो वो कहने लगी कि माँ जी की तो उम्र निकल गई है, लेकिन मेरे सामने तो मेरी पूरी जिंदगी है, इसलिए वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और बाबूजी, मुझे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। अपने बेटों के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर कुलदीप जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। कुलदीप जी का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों से आंसू टपकने लगे, और उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनके बेटे अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। रात हो चुकी थी और सब लोग सोने चले गए, लेकिन कुलदीप जी की आंखों में नींद गायब थी। उनके सामने अतीत की यादें हिलोरे लेने लगी। वे याद करने लगे कि शादी के 4 साल बाद भी जब उन्हें संतान सुख नहीं मिल पाया था तो क्या क्या नहीं किया था। उन्होंने संतान के लिए मंदिर और गुरुद्वारा हर जगह जाकर मन्नत मांगी थी। कितने डॉक्टरों से इलाज करवाया था, तब जाकर उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी। अगले दिन सुबह कुलदीप जी कमरे से बाहर आए तो देखा कि दोनों बेटे बेंगलुरु वापस जाने के लिए तैयार खड़े थे। कुलदीप जी कुछ बोल पाने की स्थिति में तो नहीं थे, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार में विवश कुलदीप जी रुंधे हुए गले से बोली, ठीक है बेटा, यदि तुम लीवर नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम पैसों का इंतजाम कर दो। मैंने सोच लिया है, तुम्हारी माँ को लीवर मैं दे दूंगा। इतना सुनते ही बड़ा बेटा बोला, पिताजी, वह पैसे तो घर खरीदने के लिए थे, अब पैसे हमारे पास कहाँ रहे? जो भी पैसे थे हमने मकान में लगा दिए। अपने भाई की बात सुनकर छोटा बेटा बोला, वैसे पिताजी, आपको नहीं लगता कि माँ के ऊपर इतने पैसे खर्च करना पैसा बर्बाद करना होगा? और अभी माँ की उम्र कितनी बची है? इतना पैसा हमसे मांगने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था आपको भी बाबूजी। हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो हम माँ के ऑपरेशन पर खर्च कर सके। कहते हुए दोनों अपने शहर जाने के लिए निकल गए। करीब 1 सप्ताह के बाद दोनों बेटे गुस्से में लाल होते हुए कुलदीप जी के पास वापस आए और कहने लगे, बाबूजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कभी कोई पिता भी अपने बेटे के ऊपर केस कर सकता है? आपने हमारे लिए जो किया है वह आपका फर्ज था। हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वे सब अपने बेटों पर केस करेंगे। छोटा बेटा बोला तो इस पर बड़े बेटे ने भी कहा, ये सब जो आप कर रहे हैं तो इससे आपकी समाज में कितनी बदनामी होगी, ये जानते भी हैं आप। कुलदीप जी, जो चुपचाप अपने बेटों की बातें सुनते जा रहे थे, एकाएक अपना धैर्य खो बैठे और जोर से चिल्लाकर बोली, सही कह रहे हो तुम दोनों। बेटा, बदनामी तो होगी, लेकिन मेरी नहीं, बदनामी तुम्हारी होगी कि कैसे बेटे हैं जो अपनी माँ बाप के ना हो सके। माँ की बीमारी के इलाज के लिए ही मुझे तुम पर केस करना पड़ रहा है। एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, कि मैं एक बाप होते हुए तो तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक पति होने के नाते अपनी अर्धांगिनी के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को शादी के साथ वचनों के साथ साथ ये भी वचन दिया था कि उसकी रक्षा के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। सुमित बेटा, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, इसलिए बता दूं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ भी सरकारी नौकरी किया करती थी, लेकिन जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पालन पोषण के लिए उसने सरकारी नौकरी तक को त्याग कर दिया। वह सोचती थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वह अपने बेटे की परवरिश के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, और आज जब तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, उसे पैसे की जरूरत है, तो तुम्हें उस पर पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची लगता है। और अमित, एक बार जब तुम्हें बचपन में निमोनिया हो गया था तो तुम बुखार से तड़प रहे थे, और मैं और तुम्हारी माँ सर्दी में आधी रात को तुम्हें गोदी में उठाकर पैदल चलकर
डॉक्टर के पास लेकर गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने घर पर आने के लिए बहुत पैसे मांगे जो कि हमारे पास नहीं थे। आज वही बेटा बड़ा होकर ये कह रहा है कि मौत तो सबको एक ना एक दिन आनी है, तो सबको इस दुनिया से जाना है। फिर इस उम्र में माँ पर लाखों खर्च करने की क्या जरूरत है? बेटा, तुम लोगों की बेंगलुरु में अच्छे कॉलेज में पढ़ने की जिद थी ताकि आगे जाकर तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमने अपना बड़ा पुश्तैनी मकान बेचकर पैसे जुटाए ताकि तुम्हें सेटल करने में कोई आर्थिक परेशानी आड़े ना आए। और हम दोनों 2 कमरों के इस छोटे सी मकान में रहने को ही तैयार हो गए। अपने बेटों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज वही बेटे अपनी माँ के इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं देना चाहती। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि जब रेखा को पता चलेगा कि उसके बेटों की उसके बारे में ऐसी सोच है तो उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन पिताजी, आप ये भी तो सोचिए कि 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि माँ ठीक हो जाएंगी। बेटा, मैंने सब कुछ सोच लिया है। अब तुम ये सोचो कि जिंदगी रही तो पैसा तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ दोबारा नहीं आ सकती। मैं तो इस छोटे से मकान को भी बेचने को तैयार हूँ, लेकिन इस मकान को बेचकर भी 3 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब जब तुमने माँ के ऑपरेशन के पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में मुझे एक कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा और तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाना पड़ा। जो रिटायरमेंट के पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, अब मुझे वह पैसे वापस जाएंगे। कुलदीप जी ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया। बेटों से बात करने के बाद जब कुलदीप जी रेखा जी के पास कमरे में आए तो रेखा जी उनकी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी और पूछने लगी, अजी, आप यहाँ बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? आजकल मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ऊपर से आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मैं अपना सारा दिन अखबार और टीवी के भरोसे ही निकाल लेती हूँ। इस बार कुलदीप जी ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं भाग्यवान, तुम्हारा ऑपरेशन कुछ ही दिनों में करवाना है, तो इस विषय में बात करने के लिए ही डॉक्टर से मिलने जाता हूँ। वह तो ठीक है, लेकिन काफी दिनों से सुमित और अमित भी नहीं आए मुझसे मिलने। इस बार कुलदीप जी चुप हो गए। मन ही मन सोचने लगे, तुम्हें कैसे बताऊं रेखा, तुम्हारे दोनों कलियों की बेटों की करतूत। अपने मन का गुबार तो मैं भी तुम्हारे सामने खोलना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें वक्त से पहले नहीं मानना चाहता। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने भी केस की सुनवाई अगले ही दिन शुरू कर दी। एहसानों का मामला आने पर जज साहब भी हैरान थे कि एक बाप को अपने बेटों पर इसलिए केस करना पड़ा कि बेटों को पढ़ा लिखा कर सेटल करने के बाद भी वे माँ बाप की जिम्मेदारी तक नहीं उठा पा रहे हैं। कोर्ट ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए लगातार 3 दिन सुनवाई की और 30वें दिन जज साहब ने फैसला सुना दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों बेटे सुमित और अमित अपने पिता से लिए गए पैसे ब्याज सहित चुका करेंगे। यदि वह पैसा करने में असमर्थ है तो उन दोनों के घरों को नीलाम कर दिया जाएगा और नीलामी के पैसे से कुलदीप जी की पत्नी का इलाज कराया जाएगा। बाहर खड़े मीडिया कर्मियों ने भी इस केस को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। सामने आई 2 कलियों की बेटों की करतूत। आज का फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनने वाला है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनकी देखभाल करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर उनका पालन पोषण करते हैं। तो आगे जाकर बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। कोर्ट का ये फैसला सुनकर दोनों बेटे सन्न रह गए। सभी लोग
उनकी तरफ हैरानी से देख रही थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितना शर्मिंदगी भरा काम किया है। थोड़ी ही देर में उनका वकील उनके पास आया और कहने लगा, आप चिंता मत कीजिए, हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मैं आप लोगों को जीत दिलाकर ही मानूंगा। लेकिन दोनों बेटों ने साफ साफ इनकार कर दिया। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। घर पहुंचकर बड़ा बेटा सुमित अपने पिता के पैरों में गिर गया और कहने लगा, कितने गलत थे हम जो अपने माँ बाप से जीते चले थे। अगर अपने माँ बाप को हराकर हम जीत भी जाते तो लानत है ऐसी जीत पर। मैंने फैसला कर लिया है कि माँ के लिए लीवर की ज़रूरत को मैं पूरा करूँगा और अब ऑपरेशन के लिए भी पूरे पैसे दूंगा। इतने में छोटा बेटा अमित बोला, नहीं भैया, यदि आप माँ को लीवर दे रहे हैं तो पैसे देने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं आज ही अपने मकान को गिरवी रखकर लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। इस बार कुलदीप जी ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, मैं तुमसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को कोर्ट केस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी उसे इस केस के बारे में कुछ भी पता ना चले, नहीं तो एक माँ का दिल हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। दोनों बेटों ने मौन रहकर इस बात के लिए हामी भर दी। कुलदीप जी ने अब और ज़्यादा देर करना उचित नहीं समझा और अगले ही दिन हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख 2 दिन बाद की बताई और रेखा जी को हॉस्पिटल में एडमिट करने को कह दिया गया। कुलदीप जी को अब कुछ तसल्ली हो गई कि उनकी पत्नी अब कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद कुलदीप जी अपने दोनों बेटों के साथ घर पहुंचे। घर पहुंचते ही रेखा जी के पास गए तो रेखा जी अखबार पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। रेखा, उठो, हमने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने आज ही एडमिट होने के लिए कहा है। देखो, हमारे दोनों बेटे भी आए हैं। तुम्हारे दोनों बेटों ने तुम्हारी ऑपरेशन में आने वाली सारी मुश्किलों को हल कर दिया है। कुलदीप जी रेखा जी के हाथ से अखबार लेने लगे, लेकिन ये क्या, रेखा जी के तो हाथ ठंडे पड़े हुए थे। कुलदीप जी की रूह कांप गई ये देखकर कि रेखा जी के शरीर में जान ही नहीं थी। दोनों बेटों ने उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन रेखा जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। कुलदीप जी ने अखबार उठाकर देखा तो उसके पहले पन्ने पर ही उनके केस के विषय में विस्तार से खबर छपी थी और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन लिखी थी, कलयुग बेटों की करतूत। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।